चलिए हम आ जाते हैं विद्युत आवेशन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर। विद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए भाई, इधर देखिए, विद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। आपको ये पता है कि जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी पदार्थ है, सब किससे मिलकर के बने हैं? किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर के बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और किसी परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? परमाणु किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो नाभिक में बाउंड रहते हैं, नाभिक में जमे रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो एटम हैं, दो परमाणु हैं, ये दो परमाणु हैं। ठीक, इसका ये नाभिक है आपका, ये छोटा सा इसका नाभिक है और ये इसका नाभिक है। इसमें प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसमें इसके प्रोटॉन है और इसमें इसके न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं? वो चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखिए इसमें भी ये मान लेते हैं हम, ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इन कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में यहाँ पर ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? बताइए, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। तो ये 8, तो ये तो केमिस्ट्री की बात है, चलो ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, केमिस्ट्री में पढ़ना कि कितने इलेक्ट्रॉन किस में रह सकते हैं। मैं यहाँ पे बताता हूँ, जब कोई पदार्थ न्यूट्रल, सामान्य अवस्था में होता है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ऐसे ही इस वाले परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इसमें जितने भी प्रोटॉन है इतने ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन पर आवेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ऐसे इसमें जितना प्रोटॉन पर आवेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और प्रोटॉन को क्या कहा गया? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या कहा गया? नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज दोनों पे सिमिलर होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया? एक दूसरे को 0। तो संपूर्ण निकाय का आवेश क्या हो गया? 0। संपूर्ण आवेश का निकाय क्या हो गया? संपूर्ण पूरे परमाणु पर आवेश कितना हो गया? 0। ऐसे ही इस पूरे परमाणु पर आवेश क्या हो गया? 0। तो ऐसा परमाणु विद्युत उदासीन परमाणु कहलाता है। ऐसा परमाणु क्या कहलाता है आपका? विद्युत उदासीन परमाणु कहलाता है। ठीक है, देखिए हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ा। एक दूसरे के साथ क्या कर दिया? रगड़ दिया। रगड़ने से क्या हुआ? इसके जो परमाणु थे, जो पदार्थ था, उसको क्या मिली? हीट। जब हम रगड़ते हैं तो गर्मी मिलती है, हीट मिलती है। तो जो हीट डेवलप हुई उसमें वो एनर्जी है। एक तरीके से हीट क्या है? एनर्जी। हालांकि हीट कोई अपने आप में एनर्जी नहीं है, वो हम आपके सिलेबस से बाहर की बात है। अगर हम सही बात करें तो हीट कोई एनर्जी नहीं है, हीट ट्रांसफर एक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम हीट को एक एनर्जी मानकर पढ़ते हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग। तो जब वो हीट मिली तो जो बाह्य कोश के परमाणु इलेक्ट्रॉन थे, किसके इलेक्ट्रॉन थे? बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन थे। उनको जब एनर्जी मिली तो एक परमाणु में से इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर मान लो इसके पास चला गया। यहां पर बात ये आती है कि इसका ही इलेक्ट्रॉन इसके पास क्यों गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास क्यों नहीं आया। ठीक है, देखिए कुछ परमाणु तो ऐसे होते हैं जिनके बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन है या सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं। नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं। और कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ
कमजोर तरीके से बंधे होते हैं, कमजोर बल के साथ बंधे होते हैं। ठीक है, उन बलों को तो नाभिकीय बल कहते हैं, ये आपको पता होगा, जिस बल से वो बंधे होते हैं। तो यहां पर इस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन था ये अपने नाभिक के साथ कमजोर बल से बंधा हुआ है विद कंपेयर टू दिस एटम। अगर हम इस परमाणु की बात करें तो इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की अपेक्षा ज्यादा मजबूती के साथ बंधे हुए हैं और इसके कम मजबूती के साथ बंधे हुए हैं। तो जिसका कम मजबूती के साथ बंधा होगा वही तो भागेगा। तो ये पदार्थ था, इसके इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ कम दृढ़ता से बंधे हुए थे और इस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपने नाभिक के साथ अधिक दृढ़ता के साथ बंधे हुए थे, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चला गया। अब देखो, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर गया तो इस पर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन थे वो ज्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में। इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, अच्छा एक निकला, दो निकले, तीन निकले, चार निकले, लेकिन ज्यादा कौन हो गए? अब प्रोटॉन। ज्यादा कौन रह गए? प्रोटॉन। और जब इस पर इलेक्ट्रॉन गया, जब इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो गए विद कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, विद कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिंपल सी बात, इतनी समझ में आई? प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। अब देखो, जितने प्रोटॉन पहले थे, जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे, इलेक्ट्रॉनों ने प्रोटॉनों के आवेश को एक दूसरे को क्या कर दे रहे थे? वो जीरो कर दे रहे थे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा हो गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉनों के आवेश को जीरो कर देंगे, लेकिन बचा एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया था ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक प्रोटॉन क्या हो गया इस पे? ज्यादा। उसे कोई जीरो करने वाला नहीं है। ठीक है, वो अभी कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो तो आवेश को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस कितना आवेश होगा इसके पास? एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर ये आवेश प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इस पर एक प्रोटॉन ज्यादा है। ऐसे ही इस पर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे गया है। तो पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के बराबर थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से ज्यादा हो गए, तो जितने प्रोटॉन इस हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेगा? मिल करके नेट आवेश जीरो कर देगा, लेकिन वो जो एक इलेक्ट्रॉन फालतू है वो तो आवेश को प्रदर्शित करेगा। उसके बाप को तो उसकी शादी करने की चिंता होगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये एक प्रोटॉन के बराबर आवेश प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इस पे एक प्रोटॉन ज्यादा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश प्रदर्शित करेगा क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यही है आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या मतलब हुआ कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, एक अपने बात में इसको के अभी आप भूल जाओ तो याद रखने का फंडा मैं आपको बताता हूं। देने वाला बड़ा होता है। देने वाला क्या होता है? बड़ा। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उस पर प्लस चार्ज आता है, वो अमीर कहलाता है, और जो ले रहा है वो गरीब कहलाता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, लेने वाला गरीब, इसलिए उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। ये तो याद करने का तरीका, फंडा बता रहा हूँ, बस दिमाग में इमेज बनाने का तरीका। बाकी सही क्या है इसका? क्योंकि उस पर प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए उस पर धनावेश है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए उस पर ऋणावेश है। ठीक है, यह है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब बात आती है कि किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसके लिए हम हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्टडी करके एक सीरीज बनाई, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज दिखा देता हूं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है हमारी, देखिए।
ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसमें जो ऊपर की तरफ पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन्स पर कमजोर पकड़ वाले पदार्थ हैं, और जैसे जैसे नीचे को बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर पकड़ मजबूत वाले पदार्थ हैं। ठीक है, यानी कि ग्लास पर ये जो पदार्थ है इनमें सबसे कम पकड़ वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लास। उससे ज्यादा वाला वूल, उससे ज्यादा वाला फर, उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा। सबसे ज्यादा पकड़ होती है रबड़ की। सबसे ज्यादा पकड़ किसकी है? यानी कि अगर हम एक ग्लास ले लें, क्या ले लें? एक ग्लास अगर हम ले लें, इसमें से ये हमने एक ग्लास ले लिया, एक रोड ग्लास की ली, और दूसरी रोड हमने नीचे से कोई भी ले लो, ठीक है, चाहे हम वूल की ही ले लो, चाहे हम मैग्नीशियम, सिल्क, बताओ कौन सी लें? मैग्नीशियम की अगर हम एक रोड लेते हैं मैग्नीशियम की Mg, तो इनको जब आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इस पे आएगा, क्योंकि इन दोनों की कंपेयर में जब हम देखेंगे तो ग्लास की अपने इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ कम है और मैग्नीशियम की अपने इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ ज्यादा है। ठीक है भाई? अच्छा, ऐसे ही अगर हम सिल्क और मैग्नीशियम लेंगे, देखिए अभी हमने मैग्नीशियम लिया ना, तो मैग्नीशियम में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आया। अब अगर मैग्नीशियम के साथ हम सिल्क ले लें, क्या ले लें? मैग्नीशियम के साथ हम सिल्क ले लें, तो इलेक्ट्रॉन सिल्क मैग्नीशियम से निकल करके सिल्क में जाएगा। मैग्नीशियम से निकल के सिल्क में। इस कंडीशन में मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन आया है और इस कंडीशन में मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है। क्यों? क्योंकि जिस पदार्थ के साथ रगड़ रहे हैं उस पदार्थ की कंपेयर में देखा जाएगा कि किस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से बंधे हुए हैं और किस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम मजबूती के साथ बंधे हुए हैं। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मूल आवेश। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश। तो हम मूल आवेश की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मूल आवेश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? फंडामेंटल चार्ज। ठीक। अच्छा, पानी है भाई? ले आते हैं। देखो भाई, बात आती है मूल आवेश की। किसकी बात है? मूल आवेश क्या चीज है? तो हम किसे बोलते हैं मूल? मूल एक वर्ड है हिंदी का, तो इंग्लिश में इसको फंडामेंटल कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो मूल किस चीज का नाम है? मूल किसे कहते हैं? मूल किसी भी चीज का जहां से जन्म होता है वो उसका मूल कहता है। कहते हैं ना, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लो। मूल निवास यानी जो आपका बिल्कुल बेसिक, जहां से आप जन्म हुआ है वो क्या है? मूल निवास। तो ऐसे ही आवेश की अगर हम बात करें तो मूल आवेश क्या है? यानी कि जो सबसे छोटा आवेश है, तो आवेश की सबसे कम मात्रा है। अगर हम ये कहें कि ये आवेशित वस्तु है, हम ये कहें मनीषा के ऊपर आवेश आया हुआ है, क्या है इसके ऊपर? आवेश। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने जैसे रगड़ा तो इस पर आवेश आ गया, तो आवेश की जो सबसे कम मात्रा किसी वस्तु पर आ सकती है वही मूल आवेश कहलाता है। वही क्या है? मूल आवेश कहलाता है। वैल्यू कितनी होती है इसकी? इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। माइनस 19 कूलम। ठीक है, माइनस 19 कूलम। क्या मतलब है इसका? कि किसी वस्तु पर अगर कोई वस्तु हम ये कह रहे हैं कि उस पर आवेश है तो उस पर कम से कम इतना चार्ज होगा,
कम से कम कितना चार्ज होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, इसका 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, और होगा भी एक पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा आवेश के। पूर्ण गुणज मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, इसी तरीके से किसी वस्तु पर आवेश होगा। तो आवेश की इसी प्रकृति को हम क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश की इसी प्रकृति को हम क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। क्या मतलब है क्वांटीकरण का? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जो मूल आवेश के बाद, वो क्या है? क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति, या क्वांटम प्रकृति, या इसको एक चीज और बोल देते हैं परमाणुकता। क्या बोल देते हैं? परमाणुकता। क्या मतलब है? मैंने आपको बताया किसी वस्तु पर जो आवेश है ना, वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में उपस्थित होता है? मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में। क्या मतलब? या तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं? मूल आवेश कहते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं? मूल आवेश कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोटॉन के आवेश को मूल आवेश? क्योंकि हमें पता है कि हर एक पदार्थ किससे मिलकर के बना है? परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु किससे मिलकर बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। इससे छोटी चीज हमें आज तक पता नहीं है। हमें पता है उसका नाम है क्वार्क। क्या नाम है उसका? क्वार्क। ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटी कोई चीज है। मैंने आज पहली बार बताया, मैं नहीं बताता इस चीज को, लेकिन मैंने चलो छोड़ो बता दूं। तो एक चीज इलेक्ट्रॉन से छोटी भी चीज हमें पता चल चुकी है, उसका नाम है क्वार्क। लेकिन वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए नहीं बताते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब एनसीईआरटी में वो आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे, फिर उसकी भी बात करेंगे। एनसीईआरटी में अभी तक वो नहीं आया है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि क्या इलेक्ट्रॉन से छोटी भी चीज का, इलेक्ट्रॉन से छोटा भी कोई कण होता है, तो कह देना हाँ होता है, क्वार्क है। ठीक है, तो अभी तक जो बेसिक सबसे छोटा कण माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मैं अभी थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कण मूल कण है। कि कोई भी अगर पदार्थ बनेगा तो उसमें वो किससे मिलकर बनेगा? कोई ये पदार्थ है तो पदार्थ किससे मिलकर बनेगा भाई? ये 3 मूल कण से मिलकर बनेगा। इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और तीसरा न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, इस पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। दोनों पर बराबर आवेश है। एक पर प्लस, एक को प्लस मान रखा है, एक को नेगेटिव मान रखा है। ये भी सिर्फ एक नामकरण है। ये भी क्या है? नामकरण। ये नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही कहा था कि जो प्रोटॉन पर आवेश होता है उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। तो ये नामकरण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का जो नामकरण किया था, ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। समझ में आया इतनी बात? अच्छा, तो मैं बता रहा था कि हमें जो सबसे पता है अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे छोटी चीज जो हमें पता है किसी भी पदार्थ की, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हालांकि इनका द्रव्यमान अलग अलग है। इनका द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। जैसे क्लासरूम है, ये बोर्ड से, बच्चों से, बेंच से मिलकर बनता है। क्या बोल रहा? कुछ बोल रहा? बंद हो गया ना? बंद भी हो गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, होने दो जो होगा। क्या पटक जाए? उधर से आरती वो इन्वर्टर में से।
छोड़ो, पटकेंगे तो सारे पटकेंगे। भाई टेंशन ना लो, जब आदमी मौत के मुंह में जाता है ना तो फिर 10-5 को लेके जाओ, ठीक है नहीं? भाई अगर तुम कहीं दिख रही है तुम्हें कि मेरे सिर पे मौत खड़ी है, कहीं कुत्तों का झुंड तुम्हें घेर ले, ठीक है नहीं, और तुम अकेले हो, तो क्या करो फिर सब? बस तुझे तो जाना ही, तुझे तो जाना ही। अब 2-4 वो कर ले काम, चाकू चुप को अपना मार दे, सब के पेट पाट में आगू मैं फेंक तो ले ही कम से कम हाथ हूथ इधर को, ठीक है नहीं? जब जाना ही जाना अब है। चलिए देखिए भाई, तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और ये होता है +1.6 इंटू -19 कूलाम। तो इतना समझ में आ गया आपके? ठीक है। मूल आवेश मैंने आपको बताया कि जो किसी भी मैंने बताया किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? मूल आवेश का पूर्ण गुणज, मूल आवेश का पूर्ण गुणज। इसको अगर हम एक छोटी सी वर्ड में लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? ई। क्या लिखेंगे? ई। और ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। और अगर इसके साथ 1, 2, 3, 4, 5 या तो किसी वस्तु पर 1 ई के बराबर आवेश होगा, या 2 ई के बराबर आवेश होगा, या 3 ई के बराबर आवेश होगा, 4 ई के, 5 ई के, 1000 ई के, 12,000 ई के, 10,000 ई के। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यानी कि जो होगा वो पूर्ण संख्या मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? पूर्ण गुणज के। और अगर उस पूर्ण संख्या को हम n से दिखा दें, किससे दिखा दें? n से, तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा q उस वस्तु पर उस मूल आवेश का के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। n का, n यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है। n क्या है? यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। इसी को बोलते हैं हम आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश की परमाणुता।